होम का क्लास नहीं करोगे, फिर ऑनलाइन वाला भी अगर क्लास नहीं आते हो, क्लासेस अगर मिस हो गया तो उसको ऑनलाइन में देख लेना है, नहीं तो फिर आगे क्लासेस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दिक्कत होगा। तो कम से कम ये चीज चल रहा है कि पहले तो एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कंप्लीट करवाना पड़ता था, अब क्या है कि कम से कम साथ साथ ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप छूट गए, मिस हो गए, तो कम से कम कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले हम वो लेक्चर देख लें एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट क्लास हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़े थे, लीनियर स्ट्रेन पढ़े, लेटरल स्ट्रेन पढ़े, और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़े। फिर हम लोग देखे, स्ट्रेन निकाले उस बॉडी पे जिसपे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या फिर तीनों डायरेक्शन में एक साथ जब फोर्स लग रहा है, तब उस बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसा आ रहा है, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसा आ रहा है, वो हम निकालने सीखे थे लास्ट क्लास में, है ना। उस पे न्यूमेरिकल करना, बट न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज और पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। 3 इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, एक तो हम लोग जानते हैं जिसको कैपिटल ई से दिखाते थे, जिसको यंग्स मॉडुलस हम लोग बोलते थे, या उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके अलावा भी 2 कांस्टेंट और हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके बीच क्या रिलेशन है उसको हम लोग जानेंगे, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे ऑनलाइन में कि आरएस खुरमी का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये पता नहीं सिविल में बोल रहे थे या मैकेनिकल में कोई बोल रहे थे, ध्यान तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वाले कोई बोल रहे थे। तो आज हम लोग आरएस खुरमी का भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और बनेगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। सो और अगर आरएस खुरमी का क्वेश्चन बनेगा तो समझ लो सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दे। अभी एक तो हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल ई से दिखाते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग शियर मॉडुलस बोलते हैं, शियर मॉडुलस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आगे का चैप्टर में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इसको हम लोग सी से या जी से जनरली दिखाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो कहलाता है बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ई, जी और के। अब देखो, पहले तो ये दोनों समझ लो। हाँ बोलो दिवाकर, कुछ बोल रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, मतलब रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्डिंग भाई? पीछे का क्लास का जो भी क्लास हुआ होगा सब अपलोड रहता है। ठीक है ना, लाइव क्लासेस में जाके आपको प्रीवियस का सारा लेक्चर अपलोड होगा, वहां जाके आप देख सकते हो। हाँ, सारा क्लास जो प्रीवियस क्लास हुआ है वो सारा चीज रिकॉर्डेड होगा। और इस सब्जेक्ट में खास करके हम बता रहे हैं कि आपको शुरू से क्लास करना होगा, है ना। पहला लेक्चर से जब आओगे आप, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत लगेगा, है ना।
तो आप लोग उसको जल्दी जल्दी कवर कर लें जिनका छूटा है, और बहुत ज्यादा क्लासेस हुआ नहीं, ठीक है। 3-4 क्लास आप बढ़िया से देख लोगे तो सब हो जाएगा। आपका भी पहला क्लास है क्या? कौन से कॉलेज से हो? धनबाद। तुम तो पहले आए हो ना निरसा? एक क्लास छोड़े थे बस। चलो ठीक है, मतलब क्लास छूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऑनलाइन वाला देखना है, ठीक है। सब लोग ऑनलाइन में जुड़े हो ना? हाँ, तो ऑनलाइन वाला लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना आप। जो जुड़े नहीं हो तो सर से बोल के वो जुड़ जाओ, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, ये हम आपको सबसे पहला क्लास में ही बताया फोर्सेस के बारे में, कि मेनली दो तरह का फोर्स आपको मिलता है, एक तो नॉर्मल फोर्स और दूसरा शियर फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को हम लोग दो भाग में बांटे थे। हाँ, जब देख के वायर है ना, तुम कहाँ लेट होते हो? तुम तो ट्रेन से नहीं आते हो। लेट हो गया सर। एक्चुअली ये क्लास 7:30 बजे से होना है, ट्रेन वालों की वजह से वो 8 बजे से हो रहा है, और उसके बाद भी 8:30 बज जा रहा लगभग। तो जरा ध्यान दो, हम आपको दो तरह का फोर्स के बारे में बताएं, एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा शियर फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स भी दो तरह का होता है, कौन सा सर? एक टेंसाइल और एक, ठीक है। हाँ, जिनको नहीं पता नॉर्मल फोर्स, वो जरा सा जान ले कि अगर कोई बॉडी है भाई, मान लो एक रॉड है, तो ये वाला कहलाता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर कोई फोर्स का लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्शन है, सपोज कि ऐसा फोर्स लग रहा है, तो वैसे कैसे लगेगा? अगर इसको खींचोगे पकड़ के, एक रॉड को पकड़ के तुम क्या करते हो, ऐसे खींचते हो मान लो, तो खींचोगे तो फोर्स का डायरेक्शन, बात हो रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है भाई, इसको ऐसे, मतलब इसको पकड़ के अगर ऐसे खींच रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी डायरेक्शन में है फोर्स का डायरेक्शन, तो एरिया के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो जब भी कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे होता है, हम इस तरह का फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, एरिया के परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर है इसीलिए तो नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह का फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। बट ये नॉर्मल फोर्स दो नेचर का हो सकता है, जैसे कि हो सकता है इस रॉड को हमने क्या कर रहे हैं, अभी खींच रहे हैं ऐसे पकड़ के, है ना, लेकिन इसको कंप्रेस भी तो कर सकते थे ऐसे, खींचते नहीं ऐसे दबाते, तब भी क्या होता है, ये 90 डिग्री ही बनता। तो ये नॉर्मल फोर्स दो नेचर का हो सकता है, या तो ऐसा खींचते हुए या तो ऐसे उसको दबाते हुए। तो अगर खींचता हुआ फोर्स है नॉर्मल फोर्स, तो उसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, और ऐसा दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स दो तरह का होता है ना। चलो ठीक है। हाँ, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पर बता दीजिए। शियर स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हमेशा फोर्स बाय एरिया ही होता है। स्ट्रेस हमेशा फोर्स बाय एरिया, रजिस्टिंग एरिया, जो एरिया उसको रजिस्ट कर रहा फोर्स से बचने का, वही एरिया होता है। तो फोर्स बाय एरिया हमेशा स्ट्रेस होगा। लेकिन सर ये तो कई तरह का स्ट्रेस होता है सर, कभी नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, कभी टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और कभी शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो आप जरा सा गौर करो, अभी फोर्स का नाम भी हम यही सब बताएं कि फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का दो टाइप क्या बताएं, टेंसाइल और। तो एक बात समझो कि स्ट्रेस हमेशा फोर्स बाय एरिया, अब फोर्स किस टाइप का है उसी टाइप का वो स्ट्रेस बन जाएगा। जैसे मान लो फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, तो उसके कारण स्ट्रेस कैसा आएगा? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना। अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा तो स्ट्रेस कैसा आएगा बॉडी में? कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। अगर शियर फोर्स लग रहा तो स्ट्रेस कैसा आएगा? अब बोलोगे शियर फोर्स क्या होता है सर, ये तो जानते ही नहीं, तो लेक्चर देखिए आप, ठीक है, कि शुरू से हम फिर से पढ़ा दें, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, फिलहाल इतना हम बता दे रहे हैं। मैकेनिकल हो? अच्छा, ले जाओ। चलो ठीक है, उसको पढ़ना ही होगा भाई आपको, ठीक है। 3-4 क्लास लगा उसको बताने में, तो आपको देखना तो होगा, लेकिन फिलहाल ये जान लो, पैसा तो आप भी दोगे, तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है,
कि भाई अगर फोर्स ऐसे लगेगा बॉडी पे, ठीक है ना, इस बॉडी पे फोर्स अगर इस तरीके से लग रहा है, जरा ध्यान दो, तो ये तो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है इस फोर्स का लाइन, एरिया का क्या है, पैरेलल है, माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यहां भी है ना भाई, तो इस एरिया को ऐसे खींच तो नहीं रहा, दबा तो नहीं रहा, एरिया को छूते हुए जा रहा है। तो जब एरिया को छूते हुए कोई फोर्स जाए, अलोंग द एरिया जाए या पैरेलल टू एरिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स, ठीक है ना, शियर फोर्स आएगा। तो शियरिंग फोर्स तभी आएगा, तभी बोलते हैं शियर फोर्स, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते जाता है, टच करते हुए जाता है, उसके परपेंडिकुलर नहीं होता, उसी डायरेक्शन में जाता, 0 डिग्री समझ लो, समझ गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग शियर फोर्स। और शियर फोर्स के आने के कारण इस बॉडी में स्ट्रेस कैसा आएगा, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। और शियर फोर्स के कारण बॉडी में अगर डिस्टॉर्शन आ रहा है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, शेप साइज चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल तो ये होता है, तो जिस तरह का फोर्स लगेगा उसी टाइप का स्ट्रेस आएगा, उसी टाइप का बॉडी में स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है उसको डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है उसको आप देखें, ठीक है। हाँ जो देख रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जितना गैप मिल रहा है इतना दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक दिन में 2 2 3 3 लेक्चर देखो, खत्म हो जाएगा 2 3 दिन में। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहां पर फोर्सेस का बात क्यों आया, हम आपको बताएं, जो लोग नए नए हैं भाई उनको बताएं कि फोर्स जो होता है नॉर्मल फोर्स हो सकता है और शियर फोर्स हो सकता है, ठीक है ना। 2 तरह का फोर्स आपको दिखता है,
कियो हो अंकी, माइक ऑन है तुम्हारा, ऑफ करो। देखो इसी तरह ये G इक्वल टू अगर देखें शियर मॉडुलस, तो ये भी रेशियो है किस चीज का, स्ट्रेस बाय, और अगर K का बात करें तो K भी रेशियो है किसका, यानी ये मॉडुलस नाम का चीज 3 बार देखने को मिल सकता है, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। जैसे ही ये मॉडुलस आए तो आपके माइंड में एक रेशियो आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। कौन सा रेशियो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये जो है क्या है, रेशियो है किस चीज का, स्ट्रेस बाय। लेकिन अंतर है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कब आता है, जब बॉडी में फोर्स लगता है तब। बॉडी में फोर्स लगेगा उसी के वजह से सर स्ट्रेस भी आता है, उसी के वजह से स्ट्रेन भी आता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो तो तीनों है सर, कोई भी आप देख लो, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ले लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ले लो, या बल्क मॉडुलस ले लो, ये तीनों का तीनों जो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है। बट अंतर ये है कि ये ई का वैल्यू वहीं पे आता है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसा आता है, नॉर्मल। और वो नॉर्मल कब आएगा, जब नॉर्मल फोर्स लगेगा तब। तो भाई अगर ई का वैल्यू वही बात होगा जहां पर फोर्स लगेगा नॉर्मल, और जहां पर फोर्स नॉर्मल होगा वहां पर जो रेशियो आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। अब बोलोगे कि सर नॉर्मल स्ट्रेस तो 2 तरह का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी ई का बात तभी होगा जब हम बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये तभी और तभी ई का बात होगा। ई का देखना आगे कहीं पर भी न्यूमेरिकल में ई का वैल्यू का यूज वही होगा जहां पर हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, यानी या तो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या तो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो वहीं पर ये ई का वैल्यू का बात होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है ना, और नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब या तो टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या तो कंप्रेसिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल वाला सेक्शन पूरा ले लिया कि जब नॉर्मल फोर्स लगे तो जो नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन आएगा बॉडी में, उसके रेशियो को हम लोग ई बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। लेकिन ये जब बात होगा जी का, तो जैसा नाम है इसका, क्या नाम है, शियर मॉडुलस। तो ये हो गया, बोलता है कि शियर फोर्स जब बॉडी में लगता है तब उस बॉडी में शियर स्ट्रेस आता है और क्या आता है, शियर स्ट्रेन आएगा, और इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। ठीक है, मैंने नॉर्मल फोर्स वाला ये ले लिया और ये ले लिया तुम्हारा शियर फोर्स वाला। अब तो कोई फोर्स नहीं बचा सर, लेकिन तीसरा एक और होता है, वो बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को जरा समझो। बल्क मॉडुलस भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, बट ये कैसा स्ट्रेन है, उससे तो कुछ अलग ही होगा। अच्छा फोर्स तो इतना ही पढ़े थे सर, एक नॉर्मल और एक शियर। नॉर्मल वाला वहां बात हो गया, शियर वाला यहां बात हो गया, तो यहां क्या बात होगा, बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, बल्क मॉडुलस में क्या बात होगा, तो यहां पे जो होता है हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो हम लोग पढ़े हैं सर पिछला क्लास में, ई भी पढ़े थे ना, ई भी।
या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही पढ़े थे ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं पढ़े सर हम लोग, या डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम लोग किसको बोलेंगे ये नहीं जानते हैं, है ना भाई। तो क्या होता है ये डायरेक्ट स्ट्रेस, उसको जरा एक डायग्राम से समझ लेंगे नीचे में, ठीक है ना, कि डायरेक्ट स्ट्रेस कब बोलते हैं हम लोग। ये तभी बात होगा डायरेक्ट स्ट्रेस का जब किसी बॉडी में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगे। तीनों माने ट्राइएक्सियल वाला, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगे, और वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का और इक्वल नेचर का। जरा ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा है। अगर कोई बॉडी है, अभी यहाँ डायग्राम से डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है, डेफिनेशन भी भेज देंगे आपको, लेकिन आपको अभी सिर्फ यहां से समझ लो कि अगर मान लो कोई बॉडी है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस है, सपोज सिग्मा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है सपोज सिग्मा, और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस है सपोज सिग्मा, यानी तीनों डायरेक्शन में एक्स में, वाई में और जेड में स्ट्रेस कितना है, अच्छा। ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस कब आता है, जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। स्ट्रेस उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स, अगर एक्स एक्सिस लेंथ के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है तो उधर मान लो फोर्स स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। इधर कोई खींच रहा है तो इधर स्ट्रेस आ जाएगा, ऊपर नीचे कोई खींच रहा है तो स्ट्रेस आ जाएगा। तो तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे और जिसके कारण तीनों डायरेक्शन में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक्स में भी सिग्मा, वाई में भी सिग्मा और जेड में भी, तीनों डायरेक्शन में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल नेचर, इक्वल नेचर का मतलब टेंसाइल स्ट्रेस और इक्वल नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का जब स्ट्रेस लगता है, तब हम इस सिग्मा को बोल सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं, माने डायरेक्ट स्ट्रेस का बात तभी और तभी होगा जब बॉडी के तीनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगेगा और जिसके कारण एक साथ स्ट्रेस आएगा और वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड वाला आना चाहिए, तभी ये बल्क मॉडुलस का बात होगा या डायरेक्ट स्ट्रेस का बात होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक केस ये हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रेस का। दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी में कैसा लगे, हाँ, बॉडी में जो है दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि बॉडी में आपका कंप्रेसिव लगे, ठीक है। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बोलता है कि अगर कॉम्प्रेसिव का सिग्मा लगे, वाई में कॉम्प्रेसिव का सिग्मा लगे और जेड में कॉम्प्रेसिव का सिग्मा लगे, तब भी हम सिग्मा को क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप समझ लेंगे कि कब बात होगा। अगर किसी बॉडी में आप देख रहे हो कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है तो सारा टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव लग रहा है तो सारा, और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो 100 है तो 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल, तो अगर तीनों डायरेक्शन में लग रहा, तब हम उसको 100 मेगापास्कल अपने लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। डेफिनेशन आपको भेजा जाएगा जल्दी ही इसका, तो वहां पर मिल जाएगा आपको। फिलहाल आप ये नोट कर लें। और एक बात और, ई का यूनिट क्या होता है बताओ। ये जो ई जी के पढ़े सबका यूनिट क्या होगा, देखो सब का सब है रेशियो, किस चीज का, स्ट्रेस बाय, और स्ट्रेन का कोई यूनिट, सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट होता है। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही आपका ई का भी यूनिट होगा, ठीक है ना। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या बोलोगे, पास्कल। समझ गए, लिख लो इसको। तो ये जो इतना स्ट्रेस स्ट्रेन बोल रहे हैं ना, ये जब तक आप जो लोग नए लोग हो, एक बार में दिमाग में नहीं आता है ये सब चीज, ठीक है। जब तक रिपीटेशन नहीं होगा, एक दो क्लास लेक्चर बढ़िया से नहीं देखोगे शुरू से, एक बार में हिट नहीं कर पाओगे। हम जो बोल रहे हैं वहां तक तुम समझ सोच नहीं पाओगे, तो इसीलिए थोड़ा सा समय देना होगा उस सब्जेक्ट में। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, पीछे तुम्हें मौका नहीं मिलेगा मुड़ के आने का, इसीलिए अब सब कनेक्टेड है।
अगर शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी हम लोग ज्यादा नहीं निकले आगे, तो अभी काम है कि आप जितना जल्दी हो सके उसको कम बैक करो, मतलब पूरा पढ़ के वहां तक पहुंचो, ठीक है, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से लिखिए।
कपड़ा चाहिए मिटाने के लिए। कपड़ा यहाँ है क्या अभी? ये तो पर तू देख ले सर। नहीं भाई, अभी तक तो नहीं देखे हैं। देख लिया, कैसा था? और रिकॉर्डिंग में सब उतना आवाज नहीं पता चला। रिकॉर्डिंग ये बोले तो हॉल वगैरह में कोई देखा नहीं? बाहर हो रहा है। स्टूडेंट लाइफ में जुगाड़ से सब चलता है ना जी। चलो इधर जरा ध्यान दो। अरे बाद में देखना पुष्पा 2, इधर देखो। देख भाई, ई जी और के पढ़े, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ लिए थे हम लोग। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है हम बता दिए आपको, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। अब देखो इनमें कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन तुमको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। वैसे तो रिलेशन भी होता है, डेरिवेशन होता है, बट एटलीस्ट अभी क्या करो, डायरेक्टली याद रखो। जैसे पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, माने यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है। तो ई बराबर क्या होता है याद रखो, ई बराबर होता है 2G 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है जी? म्यू क्या है? म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है, और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं बात समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, तो आपको क्लास देखना ही होगा, है ना। तो म्यू जो होता है वो पॉइजन्स रेशियो होता है, जो कि लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन बताया गया था आपको। कर रहा जी पुष्पा 2 लगा दिएगा। चल देखो इधर ध्यान दो। तो E बराबर रिलेशन होता है 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। याद रखना, प्रूव होता है, प्रूव नहीं करना अभी हम लोग को, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन G है शियर मॉडुलस भाई, ठीक है। और E एंड K का रिलेशन मतलब शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का रिलेशन अगर देखें तो वो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन छोटा है, बताया जा सकता था या बताया जा सकता है, बट बहुत लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं पढ़े, इसलिए अभी नहीं बताएंगे, क्लास बोर हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो पढ़े हम लोग वहां से, क्योंकि के डिफाइन कर रहे हो, और के जब डिफाइन कर रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात वहां होगा, तभी ना के डिफाइन होगा। तो इसी वजह से कोई पढ़े नहीं, बहुत कोई ट्राई एक्सियल सिस्टम वाला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं निकाले हो बहुत लोग, इसीलिए हम बता नहीं रहे अभी, बाद में हो सकता है तो किसी दिन आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3K
1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशन होता है। तीसरा रिलेशन आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है ना। तीसरा रिलेशन आप निकाल सकते हो, इनके बीच निकालना है। तीसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ई जी एंड, ये तीनों के बीच अगर रिलेशन पूछे तो कैसे निकालोगे? इन दोनों इक्वेशन से ही निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है ना। कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं, देखो जरा ध्यान दो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि E बराबर होता है 2G 1 प्लस म्यू, ये जानते हैं हम लोग। वी नो दैट E इक्वल टू 2G प्लस 2G 1 प्लस म्यू। E बाई 2G बराबर क्या होगा? 1 प्लस म्यू। तो म्यू बराबर क्या होगा? E बाई 2G माइनस 1। मतलब हम क्या कर रहे हैं, म्यू का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, म्यू का वैल्यू निकाल रहे हैं, और म्यू का वैल्यू निकाल के इक्वेशन वाले, इस वाले इक्वेशन में क्या करो, पुट कर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इसको क्या करो, ये हमने म्यू का वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है ना। और लिखो ऑल्सो ई बराबर क्या होता है, 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है। तो ई बराबर 3k, म्यू का वैल्यू आप निकाले हो भाई, कितना निकाले हो देखो तो, ई बाई 2G माइनस 1। तो अगर इसको पुट कर दिया जाए, ई बाई 2G माइनस 1, अगर इसको पुट कर दे देखो आएगा कि नहीं। ये 3k, ये 1, ये 2 को अंदर इंटू कर दो, 2e बाई 2G भाई, 4G कहां से हो जाएगा? अच्छा ये 2 है, ठीक है। और उसके बाद -1 कहाँ होगा, माइनस माइनस और 2 इंटू 1 कितना, सही है कि गलत है? सही है ना। हाँ, ई बराबर 3k। अब जरा ध्यान दो, ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, और ये 2 से 2 ई बाई जी हो गया। अब चाहो तो एक काम करो, तुम एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम लोगे जी, यहाँ क्या हो जाएगा 3G माइनस ई, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए, इस 3 को भी अंदर ही इंटू कर दो, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 kg और -3ke, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस जी को उठा के ईजी हो जाएगा, 9 kg हो जाएगा, और 3ke होगा। हमको जैसे यहाँ E इक्वल टू निकाले हो, यहाँ E इक्वल टू निकाले हो, ऐसे ही यहाँ E इक्वल टू निकाल दो। अगर E इक्वल टू निकालना है तो दोनों E वाला टर्म को एक साइड लाना पड़ेगा पहले। जैसे 3ke को इधर उठा के ले आओ, इधर क्या बच जाएगा 9 kg, और फिर E को क्या कर लो, तो G प्लस 3 क्या आ जाएगा 9 kg। तो E बराबर क्या होगा फिर, E बराबर हो जाएगा 9 kg बाई G प्लस, ये होता है रिलेशन। तो ये आसान सा कैलकुलेशन था, इसीलिए हम बता दिए कि इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके E, G और K का बीच रिलेशन लाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना कि एक रिलेशन ये होता है E इक्वल टू 9 kg बाई G प्लस 3k, ठीक है। इसको लिख लो, तुम लोग यहाँ प्रेफर जो करते हो बैठना ना, वहां प्रेफर करो, ठीक है। और जब जगह नहीं रहे तब इधर बैठो, तो ज्यादातर टाइम हम इधर से ही लिखते हैं तो दिखाई कम देता होगा।
अब हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं और आज ढेर सारा न्यूमेरिकल मिलेगा भी तुम लोग को। सर शुरू से देखे तो समझ में आया है। बिल्कुल आएगा, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप शुरू से नहीं क्लास कर रहे हो। जो भी ऑनलाइन में भी जो जुड़े हो भाई, उनसे भी ये बात बोला जा रहा है कि जो भी क्लासेस हो गया ना, उसको एज सुन एज कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन में सर कोई राज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, देते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देते ही है, बट अभी नहीं देते हैं, वो लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फ्लूइड तक ठीक है, सोम में कोई फायदा नहीं होगा। न्यूमेरिकल लिख के थोड़े देंगे हम, टॉपिक बताएंगे कि इस टॉपिक से आएगा, उसके बाद प्रैक्टिस तो करना आपका काम है। और ये तो शुरुआत है, हर चैप्टर में अलग तरह का न्यूमेरिकल है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा शुरुआत में 6-7 चैप्टर तक। तो न्यूमेरिकल तो आपको करना ही है इस सब्जेक्ट में, इससे बच नहीं सकते हो। चैप्टर कितने में खत्म हो जाएगा? हम्म, मतलब कितना में खत्म होगा, मतलब कितना क्लास में खत्म? क्या ये चैप्टर लगभग टॉपिक हो गया है। सर हम लोग का स्कूल में 75 अटेंडेंस सही कर रहा है कॉलेज, तो कॉलेज में नाम नहीं पा रहा है दुमका हम लोग एक्टिविटी में ना तो फॉर्म फिर वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इस बार लग रहा है कुछ बहुत लोग नहीं जा रहे होंगे, कोई नहीं जा रहा है क्या कल, इसीलिए नोटिस आ रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ फॉलो होता नहीं है भाई, बाद में तो ठीक है। क्योंकि आज से वहाँ सीनियर लोग ये 6 सब लोग ये चलता है, वहाँ सेकंड तक किया, बाकी सब 6 तक ये बाहर से किया हुआ। अगर 0% अटेंडेंस रहा तब हम लोग कर सकते हैं। दुमका का पिछला बैच में जो अभी 6 पास आउट हुआ, उसका करीबन हमको तो लगता है 15-16 बच्चा था। सर बहुत अच्छा था, सीनियर लोग जितना है सभी ने बोलता है, वही तो बोल रहे हैं। बाकी ब्रांच में नहीं बोला, हम लोग ब्रांच में कोई नहीं जाता है। नहीं नहीं, वही हुआ होगा कि कोई नहीं जा रहा होगा तो एचओडी भी गाली सुन रहा होगा ना जी, कि आपका, आप डिपार्टमेंट का हेड है, आपका कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है। कैसा हो रहा है क्लास? खोलो उसको, उल्टा खोलो, बस कैसे होगा। अच्छी तरह से टॉप लगाओ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको उल्टा भी लोगे ना तब भी बनेगा, वो मानने का चीज है ना। कौन सा बुक से पढ़ रहे थे? यूट्यूब में देखे थे। अच्छा यूट्यूब में देखे थे। यूट्यूब और व्हाट्सएप से पढ़ना छोड़ दो अभी फिलहाल, जब क्लास आ ही रहे होते। बोल दिया है सर, यूट्यूब में देखें, हैं? सिलेबस मिल जाएगा यूट्यूब में देखें। यूट्यूब में देखना है ऐसा नहीं, कंटेंट तो है ही यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब में कहाँ देखते देखते कब जो रील्स में मन लग जाता है उसी में शॉर्ट्स आने लगता है, नहीं होता भाई। तो एक बार जहां वो खिसकाए, एक बार अच्छा लगा जिसका वो क्या बोलते हैं उसका थंबनेल, और एक बार घुसोगे तो फिर कहाँ जो चला जाएगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन सब खत्म हो जाएगा। उसीलिए थोड़ा बचना है, और क्या, पढ़ने के लिए कंटेंट तो है ही। लिख लिए पूरा? पूरा स्लो लिखते हो तुम लोग, अरे कॉपी भी बंद कर दिया। मतलब लिखेंगे सर जब ऑनलाइन? बस बस हो गया फिर। नहीं सर लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी जब हम लिख रहे हैं तब तुम लिख नहीं रहे हो, इसमें कुछ समझने वाला चीज ही नहीं था। हम पहले बोले इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, और इसको सॉल्व किए जस्ट, इसमें क्या समझना है गुरु।
यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाले, इस इक्वेशन में पुट कर दिए। तो क्या नहीं समझ में आया तुमको? ये तो हम समझाए नहीं कि कहाँ से आया ये रिलेशन, तो हम बोले याद कर लो, इसको भी याद कर लो, और यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर दिए। तो इसमें तो कुछ समझने वाला और तो है नहीं। ये जो कर लेंगे लापरवाह बन रहे हो। तो सुबह से क्लास लेके नहीं थोड़ा सा खोया खोया सा लग रहा शुरू से नहीं, अभी भी छोड़ रहे हो तुम, ये क्लास आके भी तुम आज का क्लास छोड़ रहे हो, ठीक है? हमको क्या, हमको तो फी तो मिल ही जाएगा हमको। सीखना ना सीखना तुम्हारे पे है। तुम वहां तो छोड़ ही दिए, यहाँ आके भी छोड़ रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं। आज नोट्स कॉपी ले लेना मेरा। मेरा नोट्स कॉपी ले लेना। एक कॉपी तो दे ही चुके हो भाई, कहीं बुला दिए फिर। और हैं? अभी नहीं है। चलो मिटा देते हैं इसको, है ना? देखो जो लोग शुरू से छोड़े हैं क्लास, उनका क्या क्या छूटा है सो देख लो। ठीक है, देखो जरा, जिनका शुरू से क्लास छूटा, अभी तक क्या क्या हम लोग सीख लिए, क्या क्या फॉर्मूला आता है हमको। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे स्ट्रेस। क्या पढ़े थे? सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स बाय एरिया होता है सर, यानी P बाय ए से हम लोग लिखते थे। यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। फिर हम लोग स्ट्रेन पढ़े सर, E, और वो होता है चेंज इन लेंथ, माने डेल एल बाय एल। इसका कोई यूनिट, ये यूनिट लेस होता है सर। फिर हम लोग पढ़े यंग्स मॉडुलस, है ना? हम लोग पढ़े हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हम लोग पढ़े थे यंग्स मॉडुलस, कैपिटल E, और वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी सिग्मा बाय E बोल सकते हैं। यूनिट होता है स्ट्रेस वाला ही या फिर पास्कल, ठीक है? फिर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े चेंज इन लेंथ का, हम उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़े हैं। चेंज इन लेंथ का इसका फॉर्मूला होता था PL बाय, किसी बॉडी में अगर चेंज इन लेंथ निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। सर P की जगह पर F का यूज कर सकते हो, F लिखता है कोई, W लिखता है, अब आदत हो गया तो P चल रहा है, F भी लिखो, ठीक है? तो ये सब पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े लेटरल स्ट्रेन। हम लोग पढ़े लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन को हम लोग EL से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला लाए थे हम लोग माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन लाए थे। लेटरल स्ट्रेन बराबर, हाँ वही बात है, उसी से आया था। आप बोलोगे सर म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो, जो अभी हम लोग लिखे थे, और म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना? फिर हम लोग यूनिएक्सियल, बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल भी पढ़े थे। उसका फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मूला लिखने सीखे थे कि इस तरीके से लिख सकते हैं, तो वहीं पे बताएंगे, ठीक है? हम लोग पढ़े थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV, और वो होता था चेंज इन वॉल्यूम डेल V बाई V, ठीक है ना? और EV बराबर ऑल्सो हम लोग जानते थे EX प्लस EY प्लस, अगर X डायरेक्शन का स्ट्रेन, Y डायरेक्शन का स्ट्रेन और Z डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लें और तीनों को जोड़ दें तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है। इसके अलावा अभी हम लोग पढ़े E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, E बराबर पढ़े 3K 1 माइनस 2 म्यू, और E बराबर पढ़े 9 kg बाय G प्लस 3, ये पढ़े।
है ना। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला फॉर्मूला पूरा लिखे नहीं है अभी, वो सब पूरा पढ़े हम लोग। तो इतना दूर तक आज पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। न्यूमेरिकल करेंगे अभी। मेन फोकस होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ये EGK का जो रिलेशन है उससे हम न्यूमेरिकल देंगे। कुछ क्वेश्चन आप शायद लेके गए थे, कोई बनाए थे क्या? बना था? आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लैटरल स्ट्रेन वाला केस में एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना, जो लोग नहीं आए थे भाई। लैटरल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? तो लैटरल स्ट्रेन जब हम लोग निकालते थे तो ध्यान रखना, ये लैटरल स्ट्रेन का केस बता रहे हैं। लैटरल स्ट्रेन EL जब हम लोग निकालते थे किसी सर्कुलर के लिए, और ऐसा फोर्स लग रहा है, अगर मान लो ऐसे, ठीक है, इसका डायमीटर क्या है? D है, फोर्स लग रहा है P टेंसाइल, और L है लेंथ। तो इस केस में स्ट्रेन बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग? डेल L बाय L। मतलब अगर ओनली स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसको लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन को ही स्ट्रेन बोलते हैं, तो अगर इस लेंथ में अगर कुछ चेंज आया होगा, डेल L बाय L निकालेंगे तो ये स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, सब लोग से क्वेश्चन है, जरा देखो यहाँ, इस बॉडी को अगर खींच रहे हो, क्या लगता है लेंथ बढ़ सकता है घट सकता है? बढ़ सकता है। लेंथ जो है ना सर, बढ़ सकता है ना। ये जो लेंथ बढ़ता है ना, चेंज जो आ रहा है लेंथ और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं उसको, इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन यही चीज अगर कंप्रेसिव लगता सर, तो लेंथ बढ़ता या घटता? लेंथ घटेगा, और घटेगा तो हम उस चेंज को नेगेटिव शो करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव। अब एक बात बताओ, जब इसका लेंथ बढ़ रहा है, जब इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो क्या ये एरिया ये फिक्स होगा? अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, यानी डायमीटर भी घटेगा, याद रखना। तो अगर स्ट्रेन निकालते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ आया उसको स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग। और लेटरल स्ट्रेन क्या कहलाएगा? तो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है, ये डायमीटर भी तो घट रहा है, तो चेंज इन कुछ डायमीटर आएगा, और बाय ओरिजिनल क्या कहलाएगा? लेटरल स्ट्रेन। अब लीनियर किसको बोल रहे हैं और लेटरल क्यों बोल रहे हैं सर इसको? तो जरा ध्यान दो, डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर हम स्ट्रेन उस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो लीनियर कहलाता है या स्ट्रेन कहलाता है। लेकिन फोर्स लग रहा है लेंथ के अलोंग, और हम चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन अगर डायमीटर के अलोंग कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाता है? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है ना। तो ये जो है सर्कुलर बार के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। अगर यही चीज लीनियर और लेटरल अगर किसी क्यूबॉइडल के लिए लगाओगे, इस तरह का बॉडी रहेगा जिसमें एरिया है इस तरह का, ठीक है ना, मान लो ये लेंथ है, ये B है और ये T है, और फोर्स लग रहा है ऐसा। एक बात और, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? डायमीटर घटेगा, ठीक है ना। और अगर कंप्रेसिव फोर्स लगता तो ये क्या होता? माइनस, तो ये क्या होता? प्लस। उल्टा होता हमेशा। अब इस तरह का फिगर में देखो, अगर ये इस तरह से फोर्स लगेगा, तो अगर इसमें स्ट्रेन निकालोगे, मतलब लीनियर स्ट्रेन, तो कैसे निकलेगा? तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, माने लेंथ के डायरेक्शन में, तो डेल L बाय L। लेकिन अगर लेटरल निकालोगे, तो लेटरल डायरेक्शन मतलब
एरिया वाला डायरेक्शन में। मान लो कि फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में इधर, मतलब लेंथ के अलोंग, पकड़ के हम ब्रेथ को तो नहीं खींच रहे, थिकनेस को तो नहीं खींच रहे, लेकिन जब लेंथ बढ़ेगा तो ये एरिया घटेगा, और एरिया घटेगा तो एरिया बना है किससे, बी, और बी भी घटेगा और टी भी घटेगा। तो जब हम चेंज इन ब्रेथ बाय ओरिजिनल ब्रेथ बोलते हैं, या चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस बोलेंगे, तो ये लैटरल स्ट्रेन कहलाएगा, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं हम लेंथ के अलोंग, और चेंज इन डायमेंशन देख रहे हैं हम लोग विड्थ और थिकनेस के अलोंग। लेंथ अगर बढ़ रहा है तो ये दोनों क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया, और एरिया घटेगा यानी कौन घटेगा, बी और टी। और अगर कंप्रेसिव फोर्स लगता तो लेंथ क्या होता, तब एरिया बढ़ता यानी बी और टी। तो ये लीनियर और लैटरल का केस है, पढ़ा चुके हैं ये सब, तो आप अगर देखोगे तो वहां समझ में आएगा। यहां लिख दिए, हो सकता है अभी हम लोग को जरूरत पड़े, इसलिए न्यूमेरिकल में। चलो तो क्वेश्चन ये है, शुरुआत से करते हैं भाई, आसान आसान से। जैसे आप बताए ना सर, जो बी और टी इंटू हो जाएगा कि एरिया तो बी और टी से बना हुआ है ना, तो हम लोग और में खाने आएंगे उसको इंटू कर सकते हैं। इंटू नहीं करना, एरिया के हिसाब से नहीं करते हम लोग, लीनियरली देखते हैं उसको, सिर्फ एक डायमेंशन, या तो बी या तो 1/1। ठीक है, चलो तो आप पहला क्वेश्चन लिखो, बहुत ही आसान है, खाली फॉर्मूला में पुट करोगे और बन जाएगा, वैसा क्वेश्चन पहले बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन है 4a certain material, for a certain material the modulus of elasticity is 2.8 times its bulk modulus. Calculate the Poisson's ratio. Also calculate the ratio of modulus of elasticity to modulus of rigidity. क्वेश्चन लिखो। For a certain material, the modulus of elasticity is 2.8 times its bulk modulus. एक रिलेशन दिया हुआ है ना, क्या रिलेशन है, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि किसी सर्टेन मटेरियल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है, 2.8 टाइम्स इट्स बल्क। इसको कैसे लिखेंगे रिलेशन, बोल रहा है कि ई जो है, इलास्टिसिटी जो है वो कितना टाइम्स है, किसके, के। तो ये गिवन में दिया हुआ एक रिलेशन, और आपसे बोला, ये रिलेशन दे दिया है आपको, और आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो, यानी क्या निकालना है आपको, म्यू निकालना है। और म्यू जब निकाल लोगे तो बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब इलास्टिसिटी और रिजिडिटी का रेशियो भी निकालना है। निकाल लोगे, निकालो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये। वही दो रिलेशन से ही निकलेगा, ये 2-3 रिलेशन जो दिया हुआ नहीं वाला, उसी से निकल जाएगा। जरा निकाल के बताइए, आपको ये निकालना और ये निकालना है, म्यू बताना है और ई बाई जी क्या होगा वो बताना है। आपसे अगर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो सोम का कोई मतलब नहीं पढ़ने का।
चारों सब्जेक्ट में सबसे खतरनाक वाला सब्जेक्ट यही है आप लोग का। तो इसको समय देना होगा, समय नहीं दोगे तो फिर ये सब्जेक्ट नंबर भी नहीं देगा आपको। म्यू होगा 1/15 न्यू होगा 1/15 1/15। सॉल्व करके कितना आ रहा पॉइंट में? कैलकुलेटर से करो। 0.067 0.067 तो नहीं, 0.035 है। क्या जी करो, ये भी घर में हो जाएगा। एक वैल्यू दिए हैं, ना तो कोई लॉजिक है ना ही कुछ है। एक वैल्यू है, एक रिलेशन है, सामने फॉर्मूला है और हम बोल रहे हैं कि इसी फॉर्मूला से बनेगा। उसके बाद भी अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो सर नहीं का वैल्यू कितना, तो मतलब नहीं का आंसर कितना? कितना आया? 0.03 0.035 है ना। कहाँ आया, निकाला कहाँ, दिखाओ कैसे निकाला। के का वैल्यू पुट किया, म्यू का वैल्यू निकल गया। सही है, यही तो करना है। तो अरे कैलकुलेटर से सॉल्व करो ना उसको, ये वाला कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करो, है कि नहीं? तो उसी से आदत डालो, और कोई कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। हम तो मार्केट भी जाते हैं तो वही साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर। आया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया था? हाँ तो वही गड़बड़ हो रहा था। 1/30 आ गया ना, तो 0.035 आ गया वो, है ना। देख भाई, यहाँ किसका रिलेशन दिया है? ई और के का। ये पता है ना कहाँ से लिखे हम? हाँ सर, कहाँ से लिखे? सर ये बताए नहीं थे यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, उसमें तो हम ये बताए थे, ये कहाँ से लिखे? इक्वल टू 2.8 के जो सर रिलेशन निकाले थे ना कि तीनों का, जब वो ई का और इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास कर रहे हो तो क्लास में रहो, ठीक है। इसका कोई मतलब है कि नहीं जी? कि जो क्वेश्चन पूछा इधर देखोगे कि नहीं कभी? क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर ए सर्टेन मटेरियल, किसी खास किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के बारे में बोल रहा है कि उसका यंग्स मॉडुलस जो है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.8 टाइम्स इट्स बल्क मॉडुलस। मतलब ई का वैल्यू जो है वो उस मटेरियल का के का वैल्यू से कितना है? 2.8 ये हम कहीं पढ़ाए नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान तो यहाँ रखो। तो क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया हुआ किसी मटेरियल के बारे में, और फिर बोला कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो। हमको पॉइजन्स रेशियो यानी म्यू का वैल्यू बताएं। और फिर क्या बोला कि ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू मॉडुलस ऑफ, यानी आप इस रेशियो का भी वैल्यू बताएं। यही बोला गया ना जी। के का निकालेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे निकालो? तो ई और के का रिलेशन पता है तुमको? है सर। क्योंकि यहाँ ई और के का रिलेशन दिया हुआ है, तो एक काम कर लो, तुम अगर ऐसे सोचते कि अगर हम ई और के का रिलेशन ले लें और यहाँ पर ई के जगह पे हमको पता है कि कितना पुट कर देना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2.8 के, और इसको पुट कर दें
तो के से के नहीं कट जाएगा जी। सर हम ऊपर वाला भी पुट कर सकते हैं, 2G वाला भी पुट कर सकते हैं। कौन सा वाला पुट कर सकते? अच्छा इसमें G है ना सर, नहीं सही है। हाँ, के के वाला में पुट करोगे तभी ना के से के कैंसल होगा, और जब कैंसल होगा तो इस इक्वेशन में क्या बचा? म्यू बचा, म्यू को सॉल्व कर लो, तो म्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। म्यू को सॉल्व कर लोगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 0.035। इसको तो सॉल्व कर पाओगे ना आगे, है ना भाई। इसके बाद हम लोग रिलेशन देंगे ना। हाँ, ये म्यू निकल गया, ठीक है ना। म्यू तो कांस्टेंट होता है, तो ये इसका कोई यूनिट तो होता नहीं, तो म्यू आप निकाल लोगे। तो म्यू जब निकल गया तो तुम्हें क्या निकालना है? ई बाई जी। तो हम फिर इस इक्वेशन का यूज नहीं कर लेंगे, हम बोलेंगे कि चूंकि होता है ई बराबर 2G 1 प्लस म्यू, और जी को उठा के इधर ले आएंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 2 1 प्लस म्यू। अब म्यू का वैल्यू हमको पुट कर देंगे पता है, तो ई बाई जी। तो यही पता है तो बनाओगे तब ना समझ में आएगा जी, खाली देखने से थोड़े होगा, बनाना पड़ेगा उसको। आंसर बताओ टाइमली, कुछ है नहीं ये सब, ये सब फॉर्मूला पुट करोगे और बनेगा बस। जीरो पॉइंट जीरो थ्री 0. ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 0.033 आ रहा तो 33 ही ले लो, ठीक है, जो आ रहा वही ले लो। 0.033 आ रहा ना, हाँ तो 33 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस बुक का वैसे भी हम क्वेश्चन में भरोसा करते हैं, आंसर में नहीं। हालांकि गलती तो आरएस खुरमी में भी मिल जाता है कभी कभी। समझ में आ गया? तो ये दूध भात वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन थोड़े देता है। पहले तुम लोग इस पे तो कमांड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी का मान है। हो गया ना। पहले कैलकुलेशन करने सीखो, छोटा छोटा क्वेश्चन में हम फॉर्मूला बेस्ड पहले बनाओ, आंसर लाओ, कैसे कैलकुलेट होता है सीखो, फिर हम धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते हैं ना। आप लोग पूरा जंग लग गया है, मेहनत करना होगा। 2.07 ठीक है, हाँ वही बात है। 2.066 आया तो उसको 07 भी बोल सकते हो, या 66 आया वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 2.066 बोलो या 07 बोलो, एक ही बात है। तो निकल गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और हम फिर एक बात बोलेंगे कि सोम के लिए जो कॉपी जो रखे हो ना, थोड़ा मोटा रख लो, उसमें और सब्जेक्ट लिखो मत, उसी में यहाँ भी बनाओ, घर ले जाके उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब एक जगह होना चाहिए, तब बाद में पलटोगे तो थोड़ा समझ में आए, ठीक है। रफ फेयर नहीं करना है इसमें, फ्लूड में करना, सोम में नहीं करना। सोम में आओ और बनाओ, समय है तो कर लो, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे कि यहाँ न्यूमेरिकल बनाया वही न्यूमेरिकल फिर घर जाके उसको कॉपी कर रहे हो, तो वो नहीं करना। आपको नया न्यूमेरिकल बनाना है वहां घर जाके, उसी टाइप का, है ना। रहा बात थ्योरी का, तो वो अलग लिखना है आपको, वो हम देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-15 पेज का होगा पूरा सोम मिला के, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको न्यूमेरिकल पे ही कमांड करना। न्यूमेरिकल सीख गए तो सोम ओके हो गया आपका। बाकी थ्योरी कैसे पढ़ना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपका पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे ही होना चाहिए कि न्यूमेरिकल बताया जा रहा है वो बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो सोम पढ़ने का कोई मतलब नहीं। चलो एकदम
फार्मूला बेस्ड है, सबसे बनना चाहिए और सब आंसर खाली हमको बताओ। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, ई और जी का वैल्यू निकालना, के और जी का वैल्यू निकाल के बताना। जरा बताओ तो जल्दी से। फॉर अ सर्टेन मटेरियल और ए सर्टेन मटेरियल मॉडुलस ऑफ elasticity is 169 megapascal if Poisson's ratio is 0.32, calculate the values of modulus of rigidity and bulk modulus नहीं, अगर इस तरह क्वेश्चन में अगर मेगा पास्कल में दिया तो आंसर भी आपका मेगा पास्कल में निकाल के बता देना है। ठीक है, तो आपको दिया है ई का वैल्यू, ई का वैल्यू दिया है 169 मेगा पास्कल, म्यू दे दिया है 0.32। जल्दी से हमको बताओ कि जी का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा। कैलकुलेशन एक बार में सही होना चाहिए, सही आंसर बताओ। घर जाए तो घर जाए, क्या पता घर में खराब दे जा जा। बस इतना ही बोलना है। सोए हो गए, मुड़ उड़ के, तो इसीलिए हो गया वो। तो तुम जाओगे कैसे, अभी ट्रेन है तब ना। तो तुम तो रूम से, हाँ रूम से आते हो तुम। पुष्पा का इफेक्ट तो नहीं हो गया है? ना मोबाइल में देखेंगे भी नहीं, जाके देखेंगे। जी का वैल्यू है भाई, देखना वायर 64.015 मेगा पास्कल, या मेगा पास्कल को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, मेगा पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। के का 156.48 वैल्यू है 156.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये सब हो गया थोड़ा फार्मूला बेस्ड कि पुट किए और आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, 156.48। जी का कितना है? जी का वैल्यू था 64.015 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पता है, इतना किया ही मत करो। जब इसको लिखोगे ना, जैसे ई बराबर लिखे 2g 1 + म्यू, और तुमको क्या निकालना है यहाँ से,
जी निकालना है, तो जी इक्वल टू लिखो। अगर जी को इधर छोड़ दोगे तो ये 2 × 1 + म्यू सीधे कहाँ जाएगा, ई के डिवाइड में 2 1 + म्यू। कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगला स्टेप में ई का वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 169 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 लिखो, ब्रैकेट दो, 1 + म्यू कितना है 0.32। कहीं कुछ नहीं किया। अरे हमको कैलकुलेशन थोड़े करना है, कैलकुलेटर करेगा। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है ऐसा, तो x/y डिवाइड हो गया 169 ठीक है। आ जाओ नीचे, 2 × 2 दो ब्रैकेट है सर, ब्रैकेट दे दो, 1 + 1 + क्या है 32। आ गया आंसर। कितना है जी बराबर, यहाँ आगे कितना आया ना। तो उतना छेड़छाड़ नहीं करना है। मेगा पास्कल में ही था तो मेगा पास्कल में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना कुछ, आप एकदम लास्ट तक ले जाओ, सारा चीज पुट करो और एकदम कैलकुलेटर में वही चीज पुट कर दो एक बार में आंसर। जी का वैल्यू 64.015 आ गया ना। हाँ, और सब लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने का आदत डालो। सर जैसे हम लोग उसमें ई का वैल्यू जी के पुट किए थे, उस तरह से हम लोग उसमें जी निकालना है तो। अरे सिंपल सा बात है मेरे भाई, म्यू दिया, ई दिया, जी निकालना है। हाँ सर वही हम भी सोच रहे थे, लेकिन हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है पुट करें कि नहीं करें। तो वो तुम दिमाग में बैठा लिया मेरे भाई कि हम क्लास नहीं किया, हमको नहीं समझ में आएगा। हम पीछे क्लास का कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा सब समझ में आना चाहिए। वो भी भाई तो आज ही आया ना, वो आज ही क्लास करने आया, तो इसमें कुछ है नहीं, दिमाग से थोड़ा सा अपने आप को जब मान लेते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा या मेरा छूट गया या फिर नहीं होगा, तो नहीं बनता उस टाइम। जितना आज बताया गया वही लगाओ बस, और कुछ नहीं लगाना आपको। सर यूनिट को अब लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं लिखना है। हाँ, अगर ई देखो, अब इसमें म्यू का यूनिट होता नहीं है सर। ठीक है ना, अगर ई का वैल्यू पुट करोगे तो जी निकलेगा, तो ई का जो यूनिट पुट करोगे जी का भी वैल्यू वही होगा। अगर मेगा पास्कल में अगर पुट कियो तो जी का भी वैल्यू आएगा किसमें, मेगा पास्कल में ही आएगा। चलो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन ये है कि ए बार ऑफ, क्वेश्चन लिखो सब लोग, ए बार ऑफ 30 mm डायमीटर, 30 mm डायमीटर, मतलब एक रॉड है ना जिसका डायमीटर क्या है 30 mm है, इज सब्जेक्टेड टू a pull of 60 किलो न्यूटन। उस बार को, उस रॉड को जो 30 mm डायमीटर का है, उसको खींचा जा रहा है कितना फोर्स से, मैंने ऐसा कुछ है ना, ऐसे ही कुछ होगा इस फिगर के तरह कि एक रॉड है जिसका डायमीटर कितना है 30 mm और उसको खींचा जा रहा है कितना फोर्स से, 60 किलो न्यूटन से। ठीक है, आगे देखो, द मेजर्ड एक्सटेंशन, और उसके कारण, उस फोर्स के कारण जो एक्सटेंशन आ रहा है, जो हम मेजर कर रहे हैं ऑन गेज लेंथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, ठीक है ना, उससे गेज लेंथ ऑफ वो आ रहा कितना 200 mm इज
0.09 mm, इसको भी समझ लो। बोलता है कि जब हम एक्सटेंशन मेजर कर रहे हैं कि उसका पर लेंथ में, मतलब 200 mm लेंथ में कितना एक्सटेंशन आ रहा है, 0.09 तो एक तरह से ये दिया हुआ है कि उसका ओरिजिनल लेंथ ये है L, और इसका खींचने के कारण, फोर्स के खींचने के कारण ये जो चेंज इन लेंथ यानी डेल एल जो आ रहा है, वो डेल एल कितना आ रहा है, 0.09 हाँ, उसको खींचने के कारण, चूंकि उसका टोटल लेंथ दिया हुआ, गेज लेंथ दिया हुआ इतना, इसका मतलब टोटल लेंथ दिया हुआ है 200 mm उसका, ठीक है ना। लेकिन जब हम खींच रहे हैं जिसके कारण उसका लेंथ चेंज हो जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और वो एक्सटेंशन कितना हो रहा है, 0.09 mm हो रहा है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है ना। एंड द चेंज in diameter is 0.0039 mm, 0.0039 mm. Calculate the Poisson's ratio. Calculate the Poisson's ratio and modulus of elasticity and modulus of elasticity. बस यही है क्वेश्चन। समझ के जब भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ के आपको गिवन डाटा लिखना चाहिए, और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि निकालना क्या है, और फिर हमको सोचना चाहिए कि रास्ता क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आपका बन जाए। तो थोड़ा सा जरा देखो गिवन डाटा, मेरे साथ देखो, इधर गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, जरा ध्यान दो। एक बार है जिसका 30 mm, भाई डायमीटर 30 mm, टी है 30 mm, और क्या दिया हुआ है, पुल यानी फोर्स कितना लग रहा है, 60 किलो न्यूटन, यानी 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। के का किलो का मतलब होता है 10⁻³। मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ इतना, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है इसका वो दिया हुआ है 200 mm, और एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.09 mm। कैलकुलेट क्या करना है सर, अच्छा आपको चेंज इन डायमीटर भी दिया हुआ है, एंड चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है 0.0039 mm, ठीक है ना। और कैलकुलेट आपको करना है क्या, पॉइजन्स रेशियो म्यू निकालना है, और क्या निकालना है, ई निकालना है, म्यू और ई। कैसे निकालोगे, म्यू और ई निकालना है आपको। क्या लगता है निकाल पाओगे, क्वेश्चन तो लिख लिए सब, क्योंकि क्वेश्चन मिटाएंगे हम। देखो हिंट कर दे, ये है लीनियर स्ट्रेन और ये है, अगर देखा जाए तो इसी तरह का डायग्राम होगा। बोला इतना डायमीटर का एक रॉड है, इतना लेंथ का एक रॉड है, और इसको खींचते हैं तो लेंथ में बोला कि डेल एल आ रहा है कुछ, और डेल डी भी आ रहा है, चेंज इन डायमीटर भी आ रहा है, चेंज इन, जरा सा सोचो, कंफ्यूज मत होना प्लस माइनस से। ये लीनियर स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन, और म्यू बराबर देखो लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर होता है जी। म्यू बराबर यहाँ लिखे हैं हम लोग, म्यू बराबर क्या लिखे हैं कि लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन लिखे है ना। तो अगर हम लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन निकाल ले तो म्यू निकल जाएगा, और यही तो है लीनियर स्ट्रेन। ये वाला बोलते हैं हम लोग क्या, जो स्ट्रेन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लीनियर स्ट्रेन, और ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें डेल एल पता है, डेल एल पता है और एल पता है, तो क्या निकल जाएगा, क्या तुम्हें डेल डी पता है और डी पता है, क्या निकल जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। जब आप लीनियर स्ट्रेन निकाल लोगे, लेटरल स्ट्रेन निकाल लोगे, तब आप म्यू निकाल लोगे।
म्यू कैसे निकालोगे भाई? तो म्यू निकलेगा लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन करके, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? म्यू। और जब म्यू निकल जाएगा तो ई कैसे निकालोगे? सर ये निकलेगा, देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला देखो यहां पर बताया गया, ठीक है ना, डेल एल बराबर पी एल बाय ए। तो अगर मान लो यहां से हमको ई जानना है तो सारा चीज पता होना चाहिए। डेल एल पता है, एल पता है, पी पता है, और अगर डायमीटर पता है तो एरिया कैसे निकलेगा सर? अगर डायमीटर जानते हो तो एरिया होता है पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पढ़े हो ना, उसी को जब डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। तो भाई अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ई नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सर वहाँ पे जो डायमीटर लेंगे ओरिजिनल वाला लेंगे ना, कहाँ पे? वहाँ पे एरिया निकालने के लिए। हाँ भाई ओरिजिनल वाला ही डायमीटर लोगे। समझ गए क्या करना है? तो पहले आप लीनियर स्ट्रेन निकालो, नहीं होता तो डायग्राम भी बना लेना। लीनियर स्ट्रेन निकालो डेल एल बाय एल, तो डेल एल भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है। फिर आप लेटरल स्ट्रेन निकालो डेल डी बाई डी, तो डेल डी भी दिया हुआ है और बाई डी करके आप निकाल लो लेटरल स्ट्रेन। और फिर म्यू म्यू का फॉर्मूला लिखो लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, पुट करो आंसर लो। और यहाँ पर क्या है ना, क्लास में आप एक टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन ही बना पाओगे एक एक टॉपिक में, ठीक है। और घर में कम से कम जाके और 10-15 क्वेश्चन बनाओगे, तब जाके वो फिक्स होता है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमसे बन सकता है। तो इसीलिए उसको बनाना जरूरी है। अभी तो वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन हम पूछे ही नहीं, अभी तो ईजीके में ही खाली पूछ रहे हैं, और ये लीनियर और लेटरल में वॉल्यूमेट्रिक का भी क्वेश्चन, समय देना पड़ेगा। 3 पॉइंट इधर उधर जो बना रहा है कभी मिलेगा जी? नहीं सर उसको बताया ना, आपको मीटिंग में तो पूरा उसमें ही करेंगे ना। क्या फेयर कॉपी फेयर नहीं करना सोम में? एगो कॉपी लाओ, उसी में लिखो। एगो कॉपी जी सोम का अलग कॉपी रखो, उसी में रफ करो, उसी में फेयर करो, और कुछ नहीं करना है। और उसी में सब उतारेंगे। सर 3.46 बना है। कितना आ रहा भाई? 3.46 न्यू का वैल्यू 3 पॉइंट, नहीं ठीक है। लीनियर का कितना है 0.0004 और लेटरल का? 0.0001। एग्जैक्ट तो इतना ही लिया ही भी, लेकिन फिर रेशियो जब निकाले 0.00013 डिवाइडेड बाय 0.00045 का ना, 3.46 आ रहा है। तब इसका कैलकुलेशन गलती होगा। देखिए जरा कैलकुलेटर भाई, ई वाला नहीं, साइंटिफिक वाला। हाँ तो उसका गलती है फिर, 3.46 आ रहा ना, और लोगों का भी वही आ रहा। हाँ तो बुक में गलती है फिर, यहाँ 0.29 कर दिया, जबकि लिखा वही वैल्यू है अभी, लेकिन कैलकुलेशन लग रहा गड़बड़ा दिया। जो गया उसका नाम क्या था भाई? बुक में कितना वैल्यू दिया होगा? बुक में कितना वैल्यू दिया? 0.29। वही तो है, वही आ रहा 0.29 ही आ रहा। तो वो लोग अलग कैसे आ रहा फिर? वो लीनियर स्ट्रेन पहले ले लिया, लेटरल पहले होगा। वो उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ उल्टा कर दिया है भाई। 0.29 हाँ सही है, तो तुम लोग उल्टा ले लिए भाई तब।
ठीक है ना, वैल्यू तो वही लिए हो लेकिन पहले लेटरल और फिर लीनियर। ठीक है, मतलब हर बार बुक गलत नहीं होता भाई, है ना। फिर दोनों तो लोग दोस्त साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं रखा है, रखे डाउनलोड करो, डाउनलोड करो। रूम में है सर। रूम में है तो क्या करेगा वो, कोई काम का है ही नहीं जब रूम में है तो तुम ही डाउनलोड करो। आदत छोड़ो, फोन वाला किया 0.28 ये वाला सर कहाँ आ गई यार। सर 0.288 0.288 यानी 29, वही बात हुआ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। फॉर्मूला याद रह जाएगा तो तुम्हारी याद। ये याद करने वाला चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से होता है। जब तुम बनाते जाओगे तो धीरे धीरे वो याद होते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से याद होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं याद होगा। सारा चीज प्रैक्टिस का है ना जी, हमको हर साल पढ़ाना पड़ता है, तब जाके हमको धीरे धीरे क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, तो अभी तो एक एक बैच में पढ़ा रहे हैं, पहले बैच भी चलता था दो दो तीन तीन, एक ही सेम चीज यहाँ भी पढ़ा रहे हैं वहां भी पढ़ा रहे हैं, या तुमको ही पढ़ा रहे हैं, अभी हम सिविल में भी पढ़ा रहे हैं यही जाके, तो भी रिवाइज हो रहा है ना मेरा, तब हमको याद है। अब हम केमिस्ट्री कब का छोड़ दिए पढ़ना, तो हमको कुछ थोड़े याद है, हमको तो बैलेंस भी नहीं करना पाएंगे हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो है केमिस्ट्री पढ़ाते कौन, मतलब आप बोले नहीं केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं थे, केमिस्ट्री छूट गया हमारा, हमारा सिलेबस में नहीं है। इंजीनियरिंग में हम लोग केमिस्ट्री छूट गया, मैथ हम लोग पढ़े आज से इतना साल पहले, तो आप बोलोगे तो मैथ्स का बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना यूज होता है उतना ही ध्यान में रहता है, तो सारा चीज प्रैक्टिस का खेल है। सर आप मतलब क्या हायर क्या हाँ, लेकिन यही बात है कि भाई पढ़ाने के लिए ना डिग्री नहीं मायने रखता, ये भी जानो, एक्सपीरियंस बढ़ने बहुत एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता किलो पास्कल में लग है। किलो पास्कल में लग किलो पास्कल में नहीं लाना है, किलो न्यूटन में तो कर दिए इसको। क्या चीज का आंसर क्या निकालना था और इसमें ई का वैल्यू, हाँ तो पास्कल में लाना या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना आया। 1 मिनट, हाँ ये भी बात है कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट अगर सारा चीज देखो, चेंज इन लेंथ, लेंथ एरिया सब तो एमएम में पुट कियोगे, तो आंसर भी निकलेगा किसमें, एमएम में। एक्चुअल में एसआई यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जब आप सारा चीज एमएम में पुट करोगे तो आंसर निकलेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्या आ रहा है, 18,862.76 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है। सर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसका आंसर होगा ये न्यूटन। निकालने के लिए क्या बोले थे सर, भूल रहे हैं। ई कैसे निकाले, म्यू निकल गया ना, ई निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ये वाला, हाँ कि डेल एल बराबर फॉर्मूला लगा दो, ई को उठा के यहाँ ले आओ, डेल एल को उठा के वहां ले जाओ और सबको पुट कर दो, सबका वैल्यू हमें पता है। समझ गए, 0.0 तब तक सिलेबस दो जरा हमको, कोई सिलेबस एक प्रिंट करवा के रखना होगा, ला तो सिलेबस जरा दिखाओ।
H6 6 होगा 5 के